हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, जो हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक क्लास 11th अकाउंट्स, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं पहुंच चुका हूं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन पे। तो आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, याद रखें एडिशन 2023 का है ये टीएस ग्रेवाल की बुक। हम मॉडर्न टेक्निक इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं क्या होते हैं मॉडर्न टेक्निक, जनरल एंट्री। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच चलते थे, जो कि आज अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे इजीएस्ट वे है जो आपको बहुत ही आसानी से याद रखने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो भी जनरल एंट्री मैं यहां पर इस फॉर्मेट में बनाऊंगा, हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, इसी को ही, जो कि बहुत ही इजीएस्ट वे है। समझें इसको एक बार फिर से। क्या होते हैं ये मेथड्स, क्या होता है? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस और असेट्स। सबसे पहले इन 5 कीवर्ड्स को पहचानेंगे हम कि क्या होते हैं लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जो कि मैं आपको कंटिन्यूअस बताते चला आ रहा हूं, और इसमें भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि कौन से, किसको क्या बोलते हैं, किस नाम से हम लाइबिलिटी को पहचानेंगे, कैसे हम एसेट्स को, कैपिटल को, एक्सपेंस को और एसेट्स को। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं मॉडर्न टेक्निक जनरल एंट्री का। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे, कभी भी अपवर्ड बढ़ता है, कैपिटल बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी किसी को पैसा देना है, जो हमारे ड्यूज हैं हमको पे करने हैं। इन दिनों में से कभी भी कुछ बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और घटता है तो उसको डेबिट। ध्यान रहे। ऐसे ही एसेट्स और एक्सपेंस इनका अपोजिट है। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, और घटेंगे तो क्रेडिट, उनका उल्टा। ये ध्यान रखेंगे। आइए हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन को। सबसे पहले ये देखिए, ए है, क्या लिखा हुआ है इसमें? सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है। पहला सॉल्यूशन आप ये ध्यान रखें कि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, सुरेखा की बुक्स में है ये जनरल एंट्री, सिंपल। अब उसने क्या करा है, जो ये ऑनर है बिजनेस की, सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसने 5 लाख रुपीज से वो कैश को इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में। क्या करा है? कैश को इंट्रोड्यूस करा है। तो बिजनेस के अंदर जिसकी हम जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट को हम अकाउंट 4 कर रहे हैं अकाउंटिंग में, वो है सुरेखा की बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसमें क्या हुआ है, उस बिजनेस में 5 लाख रुपए आ गया है। तो इसको हम लिखते हैं, आइए जनरल एंट्री के फॉर्म में। यहां डेट नहीं है, यहां सीक्वेंस है ए से, तो ये लिख देंगे कैश, क्योंकि कैश बढ़ रहा है। एसेट, एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट, यहां पे कैश आ गया है, यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहां डेबिट कर देंगे क्योंकि बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस हो गया है। किसके थ्रू? कैपिटल के थ्रू। भाई देखो, इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कैपिटल लगाना। तो वो ये क्रेडिट क्यों करी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही है। एक आपकी कैपिटल बिजनेस में लगा दी, कैश तो आ ही गया, बट आपकी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो गई, वो भी बढ़ गई। जब कैपिटल बढ़ी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन तीनों में से कुछ भी बढ़ता है तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, लिखेंगे यहां पर 5 लाख रुपीज, नरेशन में लिख देंगे इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है ऑनर ने, उसकी जनरल एंट्री है। आइए करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इनफैक्ट बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा, ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है परफेक्टली, बट इसके अंदर सेल्स क्या कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है, ये पहचानेंगे। क्या हुआ है इसके अंदर? देखो, हमने माल खरीदा गोयल सन से, नाम दिया हुआ है जहां से हमने खरीदा, जिसमें 3 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज करा है, लेकिन हमने इसका 50%, हाफ ही कैश में दिया है। कैसे लिखेंगे इसको, किस तरह से लिखेंगे? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है, क्योंकि हमने 50% ही पे करा है ना, पूरा पे नहीं किया। तो आइए लिखते हैं इसको। जब भी गुड्स हम खरीदते हैं तो परचेज की जनरल एंट्री में परचेज हो जाता है
डेबिट, क्योंकि स्टॉक हमारे पास, माल हमारे पास आ गया बिजनेस में। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने लाख रुपए का माल था? 3 लाख रुपए का। तो यहां हम लिख देंगे 3 लाख टू कैश। पैसा कितना कितना दिया हमने? कैश अकाउंट सारा पैसा नहीं दिया है, दिया है हाफ। कितना हुआ है? हाफ 3 लाख का 1.5 लाख रुपए। और जो हमारी लाइबिलिटी होगी, जो हमें क्रेडिट सेल्स में करा है, वो किसको करा है उसका हम लिख देंगे नाम, गोयल सन्स अकाउंट, क्योंकि भाई हमें इसी को ही तो पैसा देना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अभी हमने पे नहीं करा है, उधार में 1.5 लाख का माल खरीदा। नरेशन लिख देंगे बॉट गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। मतलब हमने उधार पे भी माल खरीदा और कैश में भी माल खरीदा। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। मोर देन वन अकाउंट एक ही जर्नल में हिट हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, समझ के करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सी, सोल्ड गुड्स टू सोनिका। नाम दिया हुआ है यहां पर, ये बेचने का है। पहला सेल का, परचेज का था, दूसरा सेल का है। यहां पे हमने क्या किया है? सोनिका को हमने माल बेचा। कितने का बेच दिया? 1 लाख रुपए। लेकिन पैसा मिला कितना है? रिसीव 60,000 इमीडिएटली। इसका मतलब ये भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है एक। इसके अंदर भी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों ही आ रही है। भाई देखो, अगर तो हमने ये पूरा माल जो हमने बेचा है, सारा का सारा पैसा मिल गया होता तो उसको कैश सेल बोलते हैं, इमीडिएट, क्योंकि पैसा आपको इमीडिएट सारा आ गया ना। यहां पर नहीं आया, यहां पर 60% आया है, 60,000 रुपए। आइए इसको भी समझ के लिखते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। लिखेंगे सी, कैश सेल्स में जो पैसा आया है हमारे पास उसको लिख देंगे डेबिट में, पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है? 60,000 रुपए, 60,000। और सोनिका से पैसे लेने कितने हैं हमें? सोनिका, भाई ये भी हमारा एसेट है, डेटर्स बोलते हैं इसको, जिससे हमें ड्यू है। हमारे को जिससे पैसे लेने हैं वो डेबिट होता है। देखो, गोयल सन्स को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि हमें उसको पे करने हैं। यहां पर हमें सोनिका से पैसे लेने हैं। कितने? 40, क्योंकि 1 लाख का माल बेचा था हमने। ठीक है। 2, स्टॉक कितने का गया? माल, उसको हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट में। ये तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। परचेज की टेंशन में हम परचेज लिखते हैं क्योंकि गुड्स, स्टॉक वो नाम यूज नहीं करते। सेल्स में जब भी हम माल बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। यहां लिख देंगे 1 लाख रुपीज क्रेडिट, क्योंकि 1 लाख का माल हमारे बुक से, हमारी किताबों से, हमारे बिजनेस से आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नरेशन भी लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। मतलब क्या हुआ कि हमने जो माल बेचा है वो कैश में भी बेचा और क्रेडिट सेल्स भी हुई है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं 3 ट्रांजेक्शन। तो अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन डी। क्या हुआ है इसके अंदर? 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। भाई इसके अंदर सिंपल सी बात यह है, जो हमने सोनिका को माल बेचा था 1 लाख, ऊपर ही आप देखें ध्यान से, 1 लाख रुपीस का जो मटेरियल हमने सेल करा था उसमें से 10%, मतलब 10,000 रुपए का माल डिफेक्टिव निकल गया। क्वाइट ऑब्वियस, बिजनेस में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न भी होता है, कंडीशंस होती है। यहां पर क्या हुआ है कि 10% का माल डिफेक्टिव होने की वजह से सोनिका ने हमें वो माल वापस कर दिया है। तो हमारे पास क्या होगा इंपैक्ट? सेल्स रिटर्न की मैं एंट्री ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, हम इसको समझेंगे। स्टॉक हमारे पास 10,000 का वापस आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में, सेल्स रिटर्न। ध्यान रहे डेबिट और क्रेडिट में मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि स्टॉक हमारे पास आ गया, बिका हुआ माल,
तो हम उसको सेल्स रिटर्न डेबिट, माल आ गया, एसेट है हमारा, एसेट जैसे ही हमारे पास बढ़ता है तो डेबिट, मॉडर्न टेक्निक से ध्यान रखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है हमेशा। कितने का? 10%। मतलब 1 लाख का 10% 10,000 रुपए होता है, तो 10,000 रुपए यहां लिख देंगे सिंपल। ठीक है, इस तरह से हमने सेल्स रिटर्न को यहां कर दिया है डेबिट, क्योंकि माल हमारे पास वापस आ गया। किससे? सोनिका से। अब आप ये देखें कि जब सोनिका से हमें 10% का माल वापस आ गया, यहां पर 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न, तो सोनिका से इस अमाउंट का 10,000 रुपए का, तो जो 1 लाख का 10% होता है, 10,000 रुपए का अब हमें, क्योंकि 10,000 का माल वापस आ गया, तो सोनिका से जो पेमेंट लेनी है हमें 10,000, वो वहां से कम आएंगे। तो हमारा जो डेटर्स है, जो हमारी एसेट है, हमारी एसेट भी कम हो गई 10,000 रुपए से। देखिए क्या होता है, एसेट अगर घटती है, सोनिका एज ए डेटर एसेट वो भी घटती है, वो घट रही है 10,000 से, कम हो जाएगी डेटर्स हमारी, तो हम कर देंगे यहां पर टू सोनिका अकाउंट, क्योंकि हमारा डेटर्स भी 10,000 से घट जाएगा ड्यू टू सेल्स रिटर्न बाय सोनिका। यहां नरेशन लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय सोनिका, बस इतना सा नरेशन लिखेंगे। ठीक है, आइए करते हैं अगली ट्रांजेक्शन। पे टू गोयल सन्स ₹1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमें गोयल सन को जो पैसे देने थे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे आ गई है वो बात। कितने देने थे आइए वो जानते हैं। देखिए दूसरी ट्रांजेक्शन पे हमने जब गोयल सन से माल खरीदा था 3 लाख रुपए का, तो 50%, 50 प्रीपेड, हाफ बाय कैश। मतलब क्या हुआ कि 1.5 लाख रुपए हम उसको तुरंत दे चुके थे, बैलेंस कितना रह गया हमें पे करना है गोयल सन्स को? 1.5 लाख रुपए। अब उस 1.5 लाख में से हमने जो फुल फाइनल सेटलमेंट क्या है, फुल सेटलमेंट, वो बात हमारी फिक्स हुई है कि भाई 1,49,000 हमें उसको पे करना है। तो क्या हुआ यहां पर 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट उससे मिल गया, तो ये एक इनकम है। भाई 1.5 लाख रुपए किसी को पे करने थे, अब पे कितने करने पड़े हमें? 1,49,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपए का गोयल सन्स ने हमें डिस्काउंट दिया है। आइए चलते हैं, इसको करते हैं जनरल एंट्री के रूप में। यह भी कंपाउंड जनरल एंट्री का ही एक फॉर्म है। आइए देखते हैं इसको अंदर। सबसे पहले पहचानेंगे पेड किसको? गोयल सन्स को। तो गोयल सन्स को हमें पे कितने करने थे? 1.5 लाख रुपए हमारा क्रेडिटर था। अब वो 1.5 लाख रुपए का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है। तो जब हमारा क्रेडिटर कम होता है, क्योंकि हमने जब पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। लायबिलिटी क्रेडिटर होती है, हमारी कम हो रही है तो डेबिट। तो हम यहां कर देंगे गोयल सन्स अकाउंट कितने से? पूरे 1.5 लाख से, क्योंकि भाई हमारा जो लायबिलिटी है वो तो पूरे 1.5 लाख से ही खत्म हो रही है ना, कम हो रही है ना, क्योंकि हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमने करा है। भले ही हमने पैसे 1,49,000 दिए, लेकिन उसका सेटलमेंट तो पूरे 1.5 लाख का हो गया। वही तो लिखने जा रहा है ये क्वेश्चन में, वही बताया गया है कि हमारा फुल सेटलमेंट हो गया है, हमने मतलब कुछ अब लेन देन नहीं है गोयल सन्स से। तो हम लिख देंगे गोयल सन्स को डेबिट, क्योंकि हमारा क्रेडिटर कम हो गया, टू कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने? जैसा क्वेश्चन में ही लिखा है 1,49,000। अब 1,000 का क्या हुआ? इनकम, जो हमें डिस्काउंट के रूप में मिली है, तो उसको क्या लिखते हैं? इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये देखिए इनकम जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, इनकम जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, तो डिस्काउंट उसको बोलते हैं रिसीव्ड इनकम को। कितना? 1,000 से। यहां नरेशन लिख देंगे, नरेशन में यही लिखेंगे, पेड टू गोयल सन्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट के साथ गोयल सन्स की हो गई है पेमेंट। तो इस तरह से हमने कंप्लीट करी ये ट्रांजेक्शन। आइए अगली ट्रांजेक्शन करते हैं, एफ नंबर की। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल।
क्या मतलब हुआ इसका? जो हमें सोनिका से पेमेंट लेनी थी वो अब नहीं मिलेंगे। देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले हम ये जानेंगे, इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ। पहले तो ये जानेंगे कि सोनिका से पेमेंट लेनी कितनी थी, ठीक है। दूसरा, जो अब नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता दूं, एक बार रिमाइंड करा दूं, जो पैसा रिसीवेबल होता है, अब नहीं मिलता है किसी भी वजह से, चाहे वो बैंकरप्ट हो गई हो, या अगर आप बोले कि देने लायक नहीं है, या रिकवरी हो ही नहीं सकती, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। तो हमारा वो पैसा बैड डेब्ट डूब गया, वो तो तय है कि ये डूबे हुए बैड डेब्ट की एंट्री है। बट अमाउंट कितनी है पहले वो जान लेते हैं। सोनिका, आप ऊपर जाइए, आप देखिए हमने सोनिका को माल बेचा था, सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर ₹1,00,000। जब 1,00,000 रुपए का हमने सोनिका को माल बेचा था तो 60,000 रुपए तो हमें तुरंत आ गए। वर्किंग से समझाता हूं मैं आपको। देखिए सोनिका को माल कितने का बेचा था? 1,00,000 का। 60,000 रुपए तुरंत आ गए। बैलेंस कितना बच गया सोनिका से पैसे लेने हमें? 40,000 रुपए। लेकिन उसके बाद भी 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। मतलब क्या हुआ? जो हमने 1,00,000 रुपए का माल बेचा था उसका 10%, कितना? 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। ये भी उसने रिटर्न कर दिया 10,000 का माल। तो अब सोनिका से पैसे फाइनल कितने लेने हैं हमें? 30,000 रुपए। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, इस वाली टेंशन में जो सोनिका से ड्यू था 30,000 रुपए अमाउंट हमने निकाल लिया है, वो अब नहीं मिलेगा, वो डूब गया है पैसा। बैड डेब्ट उसको बोलते हैं। तो हम करेंगे टेंशन इसको जनरल एंट्री के रूप में, बैड डेब्ट की टेंशन, जो हमारे खर्चे के रूप में हम उसको डेबिट कर देते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बैड डेब्ट कितने अमाउंट का है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैड डेब्ट हमारा खर्चा है, पैसा आना ही नहीं है ना। जो पैसा हमें रिकवरी था वो अब नहीं मिलेगा, तो हमारा खर्चा बढ़ गया जो हम बैड डेब्ट के रूप में डेबिट कर रहे हैं। तो खर्चा, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, तो इसलिए हम बैड डेब्ट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने से? 30,000 से टू सोनिका। अब आप ये देखिए, सोनिका अकाउंट हमारा जो डेटर्स है जिससे हमें रिकवरी लेनी है, डेटर्स हमारा कम हो गया भाई, इससे पैसा मिलना ही नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है। देखिए नॉट रिकवरेबल, नॉट रिसीवेबल। जब उम्मीद नहीं है तो डेटर्स हमारा पूरा 30,000 से घट गया। एसेट जब भी घटेगी, एसेट, डेटर्स हमारा एसेट होता है, जब भी घटेगी क्या होता है? वो क्रेडिट। तो यहां हम लिख देंगे 30,000 रुपए सोनिका के अकाउंट में क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे सोनिका, सोनिका's ड्यू अमाउंट नॉट रिकवरेबल। मतलब जो सोनिका से पैसे लेने हैं अब नहीं मिलेगा, वो पैसा डूब गया है। तो इस तरह से हमने बैड डेब्ट की भी एंट्री यहां कंप्लीट कर ली है। आइए करते हैं अगली टेंशन, लास्ट वाली, पेड रेंट ₹15,000। ध्यान से देखेंगे इसको। 15,000 रुपए का हमने रेंट दिया, जिसमें से 2/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय ओन यूज। यहां पे ध्यान देंगे, दो चीजें हैं। देखिए मैं आपको वर्किंग से बताता हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे। जो हमने 15,000 का रेंट पे किया उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे, क्योंकि 15,000 का 2/3 निकालेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन से, 15,000 का 2/3 होता है 10,000 रुपए। तो कहने का मतलब है जो 10,000 रुपए का रेंट पे किया है 15 में से, वो पर्सनल यूज के लिए हुआ है, ओन यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो 10,000 तो सीधा प्रोप्राइटर की, इस कंपनी के ऑनर की, सुरेखा की, जो हम बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ड्राइंग के रूप में डेबिट हो जाएगा, ना कि रेंट के रूप में। जो बिजनेस की एक्चुअल रेंट हुई है, रेंट की जो खर्चा हुआ है, वो है 5,000 रुपए 15 में। इसी से हमें पता लग गया ना, क्योंकि यहां मेंशन किया हुआ है 2/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय ओन यूज। मतलब 10,000 तो खुद पर्सनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है। हालांकि बिजनेस से सारा रेंट पे कर दिया 15,000, पर 10,000 वो पर्सनल यूज के लिए था, पर्सनल ऑक्यूपेंसी जो ऑक्यूपाई कर रहा है प्रीमाइसेस को। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। आइए जनरल एंट्री के फॉर्म में,
सबसे पहले लिख देंगे ड्राइंग, क्योंकि देखो पर्सनल नेचर का जो भी खर्चा है उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कितना? 10,000 रुपए बढ़ रहा है खर्चा। दूसरा रेंट, जो बिजनेस का एक्चुअल रेंट पे हुआ है, रेंट अकाउंट कितना? 5,000 रुपए। टू कैश, जो बिजनेस की पॉकेट से निकला है, जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, इसके कैश जो डाउन निकल गया, माइनस हो गया, वो है 15,000 रुपए। नरेशन में लिख देंगे रेंट पेड विद 2/3 यूज्ड फॉर ओन यूज, मतलब जो बिजनेसमैन है उसके खुद के यूज के लिए 2/3 मतलब 10,000 रुपए उसने पर्सनली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं अपने ये क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से हमने ये करा है। उम्मीद मैं ये करता हूं कि बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट का, सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन दूंगा आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।